नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, कानाफूसी और चर्चाओं पर। इस बार कई सारी रोचक और चटपटी खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। भाजपा में पार्टी और सरकार के भीतर दो अलग अलग तरह के विवाद चल रहे हैं। खास तौर से भाजपा के संगठन में उनके साथ जो लोग सहयोगी दल हैं वहाँ तो उनको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार में मंत्री के तौर पर अपना दल के आशीष पटेल इन दिनों सरकार के अफसरों पर ही काफ़ी ज़्यादा नाराज है। वैसे सियासत में ये कहा जाता है कि ये सियासत है, माहौल बनाए रखिए, दिल मिले न मिले लेकिन हाथ मिलाए रखिए। लेकिन इतने के बाद भी अब हाथ मिलाने तक की और देखने तक की नौबत नहीं रह गई है, क्योंकि आशीष पटेल का जो विभाग है तकनीकी शिक्षा विभाग, उसमें जो प्रमोशन का मामले ने तूल पकड़ा है और ख़ास तौर से पल्लवी पटेल जिस तरह से इस मामले को हवा दे रही हैं, उससे आशीष और अनुप्रिया दोनों बेहद आहत हैं। वो इस मामले को लेकर दिल्ली दरबार में लगातार शिकायतें कर रहे हैं। हालांकि आपको मालूम होगा कि जो तकनीकी शिक्षा विभाग में 177 प्रवक्ताओं को प्रमोट करके विभागाध्यक्ष बनाया गया, जिसमें पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य के पद शामिल हैं, उसको लेकर ये आरोप लगे कि ये मामला सीधी भर्ती का था, लोक सेवा आयोग का था, इसको प्रमोशन से नहीं भरना चाहिए था, कि ये AICTE के नियमों का उल्लंघन है और इससे आरक्षण की प्रक्रिया भी बाधित हुई है। लेकिन चूंकि जीजा से रंजिश पुरानी थी, तो जब मौका मिला कि उनके विभाग में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई विवाद हुआ है, तो फिर पल्लवी पटेल उसको लेके विधानसभा से लेके धरना से लेके हर जगह पर उन्होंने इस पर शोर मचाया। वो राजभवन भी तो पहुंच गई हैं और इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग कर रही हैं। हालांकि आशीष पटेल इस मामले में खुलेआम हर जांच को तैयार हैं। वो कहते हैं कि सरकार मेरी जितनी चाहे जांच करा ले, CBI से जांच करा ले, STF से करा ले और अफसरों से करा ले, मैं उन सब के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो कुछ अफसरों के इशारे पर उछाला जा रहा है। समस्या इस बात की है कि अगर कोई घोटाला हुआ प्रमोशन में, तो उस घोटाले के खिलाफ राज्य सरकार ने अभी तक मुंह नहीं खोला है। उसको चाहिए कि वो इस मामले में कोई हाई लेवल कमेटी गठित कर दे और जांच करा दे। इससे आशीष पटेल भी, उनके सामने जो उनके दावे हैं उनकी भी सच्चाई पता लग जाएगी और जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनमें भी स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन सियासत में तमाम सारे ऐसे षड्यंत्र होते हैं जो सड़क पर बैठकर नहीं होते, राजमहलों में बैठकर होते हैं। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि अगर सरकार चाहे तो मुझे बर्खास्त कर दे, मेरी और मेरी पत्नी की संपत्ति की जांच करा ले। वैसे भी आपको मालूम होगा कि जो अनुप्रिया पटेल हैं, उन्होंने मंत्री बनने के बाद योगी सरकार में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो आरक्षण को लेकर पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय की बात बोली थी, वो एक टसन, एक दूरी आज भी चली आ रही है। इस मनमुटाव की परिणति क्या होगी, इसका रिजल्ट क्या होगा, इस पर भी सरकार अभी मौन है। दिल्ली से भी अभी तक कोई इशारा ऐसा नहीं मिला है कि इस पर कोई पटाक्षेप होगा या कोई जांच होगी। तो एक राजनीतिक ऐसी लड़ाई है जिसमें सामने से कौन लड़ रहा है ये स्पष्ट नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सूचना विभाग के निदेशक शिशिर के लिए जिस तरह से मंत्री ने बोला है, शिशिर के पूरे जीवन काल में, उनकी नौकरी के दौरान वो कभी षड्यंत्रों वाले अफसर के तौर पर उनकी कोई पहचान नहीं रही है। शिशिर सिंह एक सामान्य और मिलनसार अफसर के तौर पर वो उत्तर प्रदेश में जाने गए। सूचना विभाग में लंबे समय से काम करने के दौरान भी उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की जो कला दिखाई,
वो सूचना विभाग को विवादों से बचाती रही है। शिशिर सिंह एक सरल स्वभाव के सामान्य अफसर के तौर पर योगी की जो निकट की कैबिनेट है उसमें एक छोटी पहचान रखते हैं। उनके ऊपर जिस तरह से मंत्री हमले बोल रहे हैं वो आरोपों से बहुत परे है, वो कल्पना से भी परे है और इसकी सच्चाई को भी लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आशीष पटेल बार बार उनको ही क्यों टारगेट बना रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये कहीं भी अभी तक साबित नहीं हुआ है कि आशीष पटेल के खिलाफ सूचना विभाग द्वारा कोई षड्यंत्र किया गया है। लेकिन वो एक मंत्री, एक कैबिनेट का मंत्री, गठबंधन का नेता किस आधार पर बार बार ये आरोप लगा रहा है, इसकी सच्चाई अभी तक कोई सामने नहीं आई है। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जो देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संपत्तियों पर एक रिपोर्ट आई है। आजकल मुख्यमंत्रियों की संपत्ति कितनी है, कौन सा मुख्यमंत्री कितना अमीर है, कितना गरीब है, इसको लेकर जनता में काफ़ी उत्सुकता और जागरूकता भी रहती है जानने की। इस समय देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 31 मुख्यमंत्रियों के बीच एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति कितनी है, बड़े से लेकर छोटे तक, उस पर एडीआर ने एक रिपोर्ट देश में जारी की है। इस रिपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा संपत्ति के मालिक हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और देश की जो सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास संपत्ति के मामले में सारे मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा पैसा है। देश में एक संस्था है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसकी एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संपत्तियों की सर्वे किया है। इस सर्वे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भगवंत मान, नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। आंकड़े बताते हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनके पास 933 करोड़ की संपत्ति है और वो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर देश के पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू, वो संपत्ति के मामले में देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ते हैं। उनके पास 332 करोड़ की घोषित संपत्ति है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया के पास 51 करोड़ की संपत्ति है और वो देश के तीसरे अमीर मुख्यमंत्रियों में हैं। चंद्रबाबू, पेमा खांडू, सिद्धारमैया, 1, 2, 3 ये लाइन से अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची है। नीतीश कुमार के पास 1 करोड़ 64 लाख की संपत्ति है और यूपी के सीएम आदित्यनाथ के पास 1 करोड़ 54 लाख है की संपत्ति है। तो जो राजनीतिक जीवन में हम लोग शुचिता, सादगी और ईमानदारी की बात करते हैं, उसमें कई सारे राजनेताओं के पास बहुत अधिक संपत्ति होना इस बात को दर्शाता है कि वो सियासत के साथ साथ विभिन्न और व्यवसायों से भी पैसा कमाते हैं। जरूरी नहीं है कि भ्रष्टाचार के ही माध्यम से कमाएं। तो आज के दौर में जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, अगर वो चाहें तो 1500 करोड़ रुपया कमाना साल भर में उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। मुख्यमंत्री चूंकि राज्य का मालिक है, वो जो निर्णय करेगा वो अंतिम होगा और वो जहाँ चाहे वहाँ भ्रष्टाचार के उसके लिए अवसर हैं और कई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे भी रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन मुख्यमंत्रियों के पास पैसा नहीं है या उनकी घोषित संपत्ति कम है, वो
कुछ होशियार भी हो सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में नेता ये जानते हैं कि घोषित संपत्ति ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोगों की निगाह होगी, जांच भी हो सकती है। तो ऐसे में जो लोग चालाक हैं वो अपने भाई, भतीजा, रिश्तेदार, दोस्त इनके नाम पर भी पैसा लगाते हैं, बनाते हैं और कमाते हैं। क्योंकि जब पद चला जाता है तो यही सब चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से उनके काम आती हैं। आज के जिस दौर में सियासत चल रही है उस हमाम में कितने ऐसे लोग हैं जो कपड़े में हैं, बाकी अधिकतर लोग नंगे हैं। और नंगे वो किसी न किसी के सामने हैं जिनके साथ उनके व्यावसायिक संबंध भी हो सकते हैं, उनके साथ दोस्ती के संबंध भी हो सकते हैं और रिश्तेदारी के संबंध भी हो सकते हैं। तो देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के मामले में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और राज्यों से बेहतर मान सकते हैं, क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में ये उनका दूसरा कार्यकाल है और 1,54,00,000 की ही उनके पास संपत्ति है। तो स्वाभाविक है कि उनकी संपत्ति में कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई है। योगी जैसा कि खुद उनके नाम से है, संत हैं, बहुत लालच नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका एक अभियान है। उन सब चीज़ों पर पिछले 8 सालों में जो योगी ने किया है उसका आंकड़ा भी उनकी संपत्ति से समझा जा सकता है। एक विशाल राज्य का मुख्यमंत्री अगर उसके पास चाहे तो कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति आ सकती है, लेकिन राजनीति में जो लोग उच्च पायदान पर होते हैं उनको शिष्टाचार के और नैतिकता के उच्च मूल्यों और गुणों का भी पालन करना होता है। तो ऐसे में बेदाग और निष्पक्षता के साथ पारदर्शी जीवन जीना बेहद कठिन है, लेकिन कुछ लोग अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे देश को आने वाले वक्त में बहुत उम्मीदें भी हैं, क्योंकि ये जो नाम है इनमें से आगे चलकर कोई देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अब बात उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में हुए एक बहुत बड़े निर्णय की। निर्णय ऐसा जो सरकार ने आज तक नहीं किया था। बात पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में जो बहुत बड़े परिवर्तन हुए उसमें उस परिवर्तन की जिसमें संजय प्रसाद का नाम शामिल है। संजय प्रसाद ने 9 महीने के बाद सरकार में बहुत धमाकेदार वापसी की है। वो 1995 बैच के IAS अफसर हैं। वो मुख्यमंत्री के आसपास आपको देखे जा सकते हैं, लेकिन 8 सालों में योगी आदित्यनाथ का ये रिकॉर्ड है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस पद से कोई अफसर हटा हो उसको दोबारा उसी पद पर वो लेकर आए हैं। संजय प्रसाद इस मामले में भाग्यशाली हैं। मुख्यमंत्री का उनके ऊपर भरोसा बढ़ा है, बरकरार है। लेकिन चूंकि संजय प्रसाद को लोकसभा चुनाव के दौरान गृह विभाग से हटाया गया था, सरकार की इच्छा के विरुद्ध हटाया गया था, बिना किसी कारण हटाया गया था, उसके बाद से ये माना गया था कि उनकी वापसी होगी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव बीत गया और कोई हलचल नहीं हुई, दीपक कुमार अपने पद पर बने रहे, तो ऐसा लगा कि संजय प्रसाद अब खाली मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और सूचना विभाग के बनकर रह जाएंगे। लेकिन साल शुरू होते ही एक नया धमाका हो गया और संजय प्रसाद यूपी की ब्यूरोक्रेसी में फिर उसी तरह से ताकतवर बनकर उभरे जैसा वो लोकसभा चुनाव के पहले 9 महीना पहले थे। वो एक काबिल अफसर हैं और वो उन्होंने पहले भी इस महकमे को चलाकर दिखाया है। संजय प्रसाद के साथ नए साल में कुछ और अफसरों का भविष्य भी उदय हुआ है, जिसको आप शानदार और धमाकेदार वापसी कह सकते हैं। आपको याद होगा 1992 बैच के IAS अफसर हैं, ACS रैंक के हैं, राजेश कुमार सिंह 5 महीने से वेटिंग में थे। सरकार ने उनको दोबारा से अब फिर स्थान दिया है। हालांकि राजेश सिंह के कद के मुताबिक होमगार्ड जैसा विभाग नहीं है, लेकिन फिर भी एक उनकी गाड़ी थोड़ी सी चली, थोड़ी सी खिसकी है, जो बर्फ थी वो थोड़ी पिघली है। राजेश सिंह के साथ साथ
एक और बहुत आश्चर्यजनक फैसला हुआ है अनिल सागर को लेकर। वो 1 महीना भी वेटिंग में नहीं रहे, औद्योगिक विकास से उनको बड़े बेआबरू होकर हटाया गया था। उनके ऊपर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई थी, बहुत शोर मचा कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो कई सारे नोएडा के बिल्डरों के साथ उनकी साठगांठ है। इतना सब होने के बाद 1 महीने के भीतर उनकी वापसी शासन में हो गई। अनिल सागर से किसी की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन योगी सरकार में इतने गंभीर आरोपों पर इतनी जल्दी वापसी होना लोगों को हैरत में डालता है। लोग सोच रहे हैं कि कौन सा जुगाड़ सेट हुआ कि मुख्यमंत्री तुरंत मान गए। किस्मत वाले तो आलोक कुमार भी साबित हुए हैं, क्योंकि जिस अफसर को चिकित्सा शिक्षा विभाग से कई 100 करोड़ के एक मामले में आरोपित बनाकर हटाया गया था, उस अफसर को 11 विभागों का प्रमुख सचिव बनाया गया। और वहाँ से भी पेट नहीं भरा तो अब इंडस्ट्री, औद्योगिक विकास बहुत बड़ा महकमा है जो सरकार की छवि को चमकाता है, उस पर अब आलोक कुमार की नियुक्ति हुई है। और वो भी ऐसे नहीं, आलोक कुमार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, यूपीडा, सीडा जितने हैं, इनके तो बॉस होंगे ही होंगे। उनके पास पहले की तरह एमएसएमई भी रहेगा, यानी कि जो लघु उद्योग विभाग था पहले, और उसके साथ साथ खेल कूद स्पोर्ट्स विभाग भी रहेगा। तो इस समय कद आलोक कुमार का बहुत बढ़ा हुआ है। कौन सी उनके पास ऐसी व्यवस्था है, इसको लेकर ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे अफसर खोज करने में जुटे हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो किसी के चमकने पर लोगों का ध्यान खींचते हैं कि भाई ये बुझा हुआ सितारा अचानक से कैसे चमकने लगा, कहाँ से इतनी रोशनी आ गई, दिए में इतना तेल आ गया। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि कुछ तो जो है चमत्कार होता है, और चमत्कार पर विश्वास करना पड़ता है। अब ये ज़रूर है कि सबको वो रास्ता नहीं पता है कि वो उस गुरु, ऋषि, महात्मा, महापुरुष के पास पहुँचें जो चमत्कार कर सकता हो। अपने यहाँ जब काफ़ी सारे लोगों को खुश करना होता है तो फिर प्रसाद बांट दिया जाता है। इस बार योगी सरकार ने भी अपने मंत्रियों को खुश करने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में प्रमुख सचिवों के तबादले किए हैं। जो मंत्री अपने अपने प्रमुख सचिवों से असहज थे, नाराज थे, दुखी थे, परेशान थे, उन सबको प्रसाद बांटा गया। जो लोग ये शिकायत लेकर लखनऊ, दिल्ली, बम्बई जहाँ जहाँ दौड़ते थे कि साहब हमारा तो विभाग में कुछ चलता नहीं है, हमारे प्रमुख सचिव तो कुछ सुनते नहीं हैं, ये जो विवाद था मंत्रियों और अफसरों के बीच, ये चरम पर पहुंच चुका था। अब उस विवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंत्री के विभाग के लगभग प्रमुख सचिव बदल दिए, लेकिन कहते हैं ना कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तो एक से एक नाम वाले लोग, जो एक पहले कुख्यात था उससे भी बड़ा, आपके यहाँ बैठा दिया। तो विभागीय कामकाज जिस पर अभी तक मंत्री कहते थे तो नहा कड़ंगा लग रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, काम लटकाते हैं, तालमेल नहीं बन पा रहा है, उनकी शिकायतों का निपटारा तो हुआ, लेकिन निपटारा इस कदर हुआ कि दर्द कम होने के बजाय बढ़ गया। यानी कि डॉक्टर ने ऐसी दवा दे दी कि भाई आपको थोड़ी बहुत लगेगा कि राहत हो रही है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो तकलीफ और बड़ी नज़र आएगी। यूपी सरकार में जो अभी बीते दिनों एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, अगर आप देखें तो दयाशंकर मिश्रा दयालु के यहाँ से प्रमुख सचिव बीना कुमारी मीना को हटाया गया है, वो आयुष विभाग में थी। दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं, जेपीएस राठौर जो सहकारिता मंत्री हैं, इन सब के विभाग के अफसरों को हटाया गया है। नरेंद्र भूषण जो अभी तक पंचायती राज में थे, ओम प्रकाश राजभर जिनकी कई बार शिकायतें लेकर जा चुके थे, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह पर अनिल कुमार को पंचायती राज विभाग का चार्ज दिया गया है। संजय कुमार किसी मंत्री या उसकी शिकायत से नहीं हटे हैं, सरकार की नाराजगी को लगातार वो झेल रहे हैं। वो पीसीएफ के एमडी थे, सचिव रैंक के अफसर हैं, वैसे भी डाउनग्रेड पद पर थे,
लेकिन वहाँ भी अब वो नहीं रहने पाए, उनको एक महत्वहीन जगह सार्वजनिक उद्यम विभाग का डीजी बनाकर भेजा गया है। सीबी सिंह जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, उनको अब माध्यमिक विभाग का सचिव बनाया गया है। ये शोर मचता था दयाशंकर को लेकर कि भाई उनके विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। दयाशंकर ये कहते थे हमारी तो कोई सुनता नहीं, अफसर लोग जो कर रहे हो। अब तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हटा दिया गया है। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रजेश नारायण सिंह नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं, जो सहकारिता में थे। जेपीएस राठौर के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा था निबंधक सहकारी समितियां का, और एमपी अग्रवाल भी जो प्रमुख सचिव कोऑपरेटिव थे जेपीएस राठौर के यहाँ, वो भी बेचारे लौट के वापस उच्च शिक्षा विभाग में भेज दिए गए। सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं का हुआ। ब्रजेश नारायण सिंह तो सीधी लड़ाई में थे मंत्री के साथ। तो दयाशंकर और इस बात को लेकर बहुत मुतमईन ना हो कि रास्ता निष्कंटक हो गया है। सीबी सिंह से भी बड़ा एक व्यक्ति आपके यहाँ भेजा गया है, ब्रजेश नारायण सिंह। अभी आने वाले एक आध महीने में आपको पता लग जाएगा। तो आप देखिए कि सरकार ने कांटे से कांटा निकाल दिया है कि बहुत तकलीफ है आपको, भाई आपका प्रमुख सचिव हटा देते हैं। वहाँ उससे भी बड़ा कैड़ा आदमी लगा देते हैं, चलो आओ तुम निपटो। तो रात में जब तबादला सूची जारी हुई तब ये मंत्री लोग गदगद हो गए कि हमारा प्रमुख सचिव और हमारा विभागाध्यक्ष निबंधक हट गया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हट गया, अब रहेगा मामला। लेकिन जब उनकी जगह नई तैनाती हुई तब लोगों को समझ में आया कि ये तो और नई मुसीबत आई गई। 6 महीना साल भर इसके खिलाफ बोले कि यहाँ से किसी तरह से हटाओ हटाओ हटाओ, अब फिर 6 महीना साल भर नया मोर्चा लो। धीरे धीरे सरकार का कार्यकाल बीत रहा है। तो पूरा टाइम जब लड़ाई में चला जाएगा तो मज़ा कब लेंगे, आनंद कब आएगा। तो ये मंत्रियों को परेशानी उनकी कम नहीं हुई है, खुशी थोड़ी देर के लिए है, फौरी है, और थोड़े समय में ही ये खुशी गम में, मातम में, दुख में तब्दील हो जाएगी और फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि हमारा प्रमुख सचिव हटाओ। तो गुड गवर्नेंस, विकास और बहुत सारे उपलब्धियों की बात करने वाले लोग इस लड़ाई में क्या हासिल कर पाते हैं, प्रदेश का फ़ायदा क्या होता है, इस बात को अच्छी तरह जान लें, क्योंकि ये सब बहुत सारी बातें बाहर नहीं आ पाती हैं। फिलहाल जाते जाते आपको मुनव्वर राना साहब की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, क्योंकि जो लोग पद पाने की खातिर, जो लोग कुर्सी बचाने की खातिर हर तरह के समझौते करते हैं, वो समाज का नहीं सिर्फ अपना भला करने में लगे रहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन्होंने लिखा है, सुनिएगा, कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों में अना गिर जाती है, कौमों के सिर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। और अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही मंजर देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और हमने जिस तरह गुजरी जिंदगी गुजारी है, नस्ल नौ के मत वालों अब तुम्हारी बारी है। नमस्कार।